हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये थर्ड लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। टॉपिक है आज का ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, characteristics of organization and basis of organization. First है organization. What is organization? Organization is an essential element of administration. ठीक है, organization क्या है? essential element है administration. essential मतलब important. ठीक है, जैसे कि जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो दो चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। एक होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक होता है हमारा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसे हम स्किप नहीं कर सकते, वो मतलब कंपल्शन है। यू हैव दीज क्वालिफिकेशन, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो इस एसेंशियल का मतलब हुआ अ कंपल्सरी प्रॉपर्टी और अ कंपल्सरी एलिमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक कंपल्सरी एलिमेंट है किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटीरियल एंड मनी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ 3M और द मैनेजमेंट ऑफ 3M, and these 3 M's are men, material and money. ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ 3M and these 3M are men, material and money. ठीक है, तो इनका यूटिलाइजेशन करना प्रॉपर वे में टू अकम्प्लिश अ डिफाइंड पर्पस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, next point is hence there can be no administration. Very important, there can be no administration without organization. ठीक है, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन कोई एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी जो कि मैन या पीपल से मिलकर बनी है। ठीक है, और उस फिजिकल बॉडी को, उस फिजिकल बॉडी में एक दूसरे को जो कनेक्ट करता है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज डेफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनीशन क्या है? जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ड्राइव हुआ है वर्ड ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स शेयरिंग कॉमन एक्टिविटी। इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसमें सारे पार्ट्स इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस लिए डिपेंडेंट है? टू अचीव अ कॉमन गोल और कॉमन एक्टिविटी। दिस इज द डेफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Next, there are some writers who also gave different definition on organization. These writers are Monet, Simon, Glick, Gladden, Pfiffner, L.D. White, Barnett, Urich, J.M. Goss. These writers also gave डेफिनीशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो ये थ्योरी आप खुद से पढ़िएगा। मैंने इनके की पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स हैं, ये जो मेन उनका कहते हैं ना समराइज्ड जो वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे उनको समझना, राइटर्स की थ्योरीज को समझना ईजी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट राइटर है मोने, ये कहते हैं फॉर्म ऑफ एवरी एसोसिएशन फॉर अ कॉमन पर्पस।
कोई भी ह्यूमन एसोसिएशन जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन वर्ड्स ऑफ मोने। नेक्स्ट इज साइमन, ही सेड सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स, मतलब कोई भी सिस्टम जो एक कोऑपरेटिव एफर्ट कर रहा है जिसमें ईच पार्टिसिपेंट्स हैज़ अ रिकग्नाइज्ड रोल प्ले, और उस सिस्टम में जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं हर इंडिविजुअल का एक रिकग्नाइज्ड रोल प्ले है, हर इंडिविजुअल का एक अपना रोल प्ले है, अपना रोल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम एक ही काम कर रहा है, जो भी सिस्टम है उसमें हर इंडिविजुअल का अपना एक काम है जिसे वो परफॉर्म करता है टू अचीव अ कॉन्शियसली पॉइंट गोल। ये वर्ड्स हैं साइमन के। नेक्स्ट है ग्लिक, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को 3 डिविजन्स में सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अरेंजमेंट, डिफाइन एंड कोऑर्डिनेशन। इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें सारे टास्क अरेंज्ड होते हैं, देन डिफाइंड होते हैं, और देन उनको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन वर्ड्स ऑफ ग्यूलिक। नेक्स्ट इज ग्लेडन, अकॉर्डिंग टू हिम रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन इन एन इंटरप्राइज। इनके अकॉर्डिंग जो भी रिलेशन होता है पर्सन्स, इंडिविजुअल्स का एक इंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन में, वही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन वो हुआ जैसे हम एक पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है वो है अरेंजमेंट। कहते हैं ना हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, यानी कि एक फंक्शन अरेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम जो समरी पढ़ रहे हैं, जो ये डेफिनीशन पढ़ रहे हैं, वो उस अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, किसी इंडस्ट्री या कंपनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन पर्सन इन एन एंटरप्राइजेज इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये वर्ड्स हैं ग्लैडन के। नेक्स्ट इज प्रिफनर, ही सैड रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड ऑफ ग्रुप टू ग्रुप्स। इन्होंने सेम डेफिनेशन दी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। इन फर्स्ट लेक्चर मैंने ये मेंशन किया था, ही सैड दैट रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स एंड ऑफ ग्रुप टू ग्रुप इज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी रिलेशनशिप है एक इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल से और एक ग्रुप की एक दूसरे ग्रुप से, वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। एल.डी. वाइट, ही सेड अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल मतलब जो भी कर्मचारी या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको जो फंक्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की जा रही है, दी जा रही हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन है। इन वर्ड ऑफ चेस्टर बर्नेट, ही सैड कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ यानी कि जानबूझकर या फिर हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ऐसी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़, और फोर्स ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, जिसमें हमारे मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व हैं, उस कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन वर्ड्स ऑफ बर्नेट। नेक्स्ट इज यूरिक, ही सैड व्हाट एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स, ठीक है। सबसे पहले ये डिफाइन करना कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे लिए नेसेसरी है, ठीक है, और उनको ग्रुप्स में अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हर डिपार्टमेंट या फिर हर इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे हम कॉलेज की बात करें तो हमारा कॉलेज की जो एक्टिविटी होगी उनके लिए मेन क्या है, स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट स्टडीज़, देयर एग्ज़ाम्स, देयर एडमिशन्स, ठीक है। तो हमें पहले ये पता करना है कि हमारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, उनको ग्रुप में अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजेशन है, इन वर्ड्स ऑफ यूरिक।
नेक्स्ट इज जेएम गॉस। इन्होंने थ्योरी दी है एज टू सिक्योर द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव विद द लीस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना विद लीस्ट फ्रिक्शन। लीस्ट मतलब कम विरोध के साथ। अब भाई विरोध क्यों होगा? जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो कई बार हम ऐसे ऑब्जेक्टिव जो भी गोल सेट करते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को वो पसंद नहीं आते, तो वो रिबेल करते हैं या विरोध करते हैं उस चीज़ का। तो ये नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? लीस्ट रिबेल्स होने चाहिए, लीस्ट फ्रिक्शन होने चाहिए, जो भी हमारा गोल हमें अचीव करना है उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे गोल्स हमें बनाने चाहिए जिसमें विरोध कम हो। द मोस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर whom द टास्क इज डन। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किसको होना चाहिए? जिसके लिए काम किया जा रहा है। जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए ही सब कुछ हो रहा है तो उनका सेटिस्फैक्शन फॉरमोस्ट है, उनका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? जिसके लिए वो बॉडी काम कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए काम कर रही है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था जेएम गॉस का कहना। अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? निकोलस हेनरी हैज समराइज्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑथर निकोलस हेनरी ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ऑर्गेनाइजेशन की। वो क्या है? दे आर पर्पसफुल कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिव्स। ठीक है, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कलेक्टिव्स मतलब जो भी ह्यूमन इनपुट्स दे रहा है उनको कलेक्ट करना किसी पर्पसफुल एम के लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्गेनाइजेशन की। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेकेंडरी रिलेशनशिप्स और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। इसका क्या मतलब हुआ? सेकेंडरी और इम्पर्सनल का मतलब है व्यक्तित्वहीन रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई भी बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, उसमें जो लोग हैं हर इंडिविजुअल का अपना एक स्वभाव होगा, अपना एक नेचर होगा। ठीक है, किसी को काम करना, ज़्यादा काम करना पसंद है, किसी को कम, किसी को स्लो, किसी को फास्ट, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपना एक व्यक्तित्व है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें आप सेकेंडरी रिलेशनशिप को वैल्यू देते हो। मतलब जो एक कॉमन पर्पस के लिए हम कलेक्ट हुए हैं हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसमें हमारा अपना जो नेचर है उसको हम वैल्यू नहीं देते। मतलब उससे हटकर हम जो पर्पस के लिए कलेक्ट हुए हैं हम उसको वैल्यू देते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, दे हैव स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड गोल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक स्पेशलाइज्ड गोल, लिमिटेड और स्पेशलाइज्ड गोल होने चाहिए। जो एम होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए और स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। जैसे हर इंडस्ट्री में एक अलग गोल्स होते हैं। जैसे हम अगर बात करें अपनी गवर्नमेंट के तो उसके गोल्स अलग हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ में गोल्स अलग होंगे। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग गोल होते हैं। तो वो गोल जो है स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होने चाहिए और लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आप सारे स्कोप्स कवर कर लेंगे, हम इंटरटेनमेंट भी कर लेंगे, हम पढ़ाई भी कर लेंगे, हम गवर्नमेंट भी चला लेंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। सबका अपना एक स्पेसिफिक और लिमिटेड गोल्स होने चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सस्टेन्ड कोऑपरेटिव एक्टिविटी। ठीक है, सस्टेन्ड कोऑपरेटिव एक्टिविटी मतलब जो भी काम आप कर रहे हो कोऑपरेटिवली, कलेक्टिवली, वो सस्टेन यानी कि स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज तो आप लोग सहमत हो गए इस बात के लिए कि हम ये काम करेंगे, कल को
किसी को होने लगा नहीं ये काम तो सही नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक्टिविटीज़ में। दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज दे आर इंटीग्रेटेड विद इन अ लार्ज सोशल सिस्टम्स। ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लार्ज सिस्टम में इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि हम काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, हम उस पब्लिक का एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे अलग होकर कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी काम हो रहा है जिस भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंटरप्राइजेज में, वो किसके लिए हो रहा है, पीपल के लिए हो रहा है। तो हम उसी सोशल सिस्टम का एक छोटा पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन उसी सोशल सिस्टम का एक छोटा पार्ट है। दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस या प्रोडक्ट दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है, देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो उसके आसपास की चीज़ें हैं उनके लिए। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं इन रेफरेंस ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। तो उनका इन्वायरमेंट क्या होता है, उनका इन्वायरमेंट होता है हम जो वर्क कर रहे हैं वो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो हमारी सर्विसेज, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हैं तो हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स किसके लिए होने चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए होने चाहिए। दे आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सचेंजेस विद देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, अपने इन्वायरमेंट पे। ठीक है, हमें अगर स्टूडेंट फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे क्या काम करते हैं, क्या हमारे जो पीपल हैं उनको क्या पसंद है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे की चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट अपॉन एक्सचेंजेस विद देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, there is one more author who gave the characteristics of organization, that is L.D. White. L.D. White कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, पर्सन, कंबाइंड एफर्ट्स एंड कॉमन पर्पस। अकॉर्डिंग टू हिम जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो है पर्सन, यानी कि जो लोग इन्वॉल्व है उस ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड इज उनका कॉमन एफर्ट्स, यानी कि उनके कलेक्टिव एफर्ट्स, और जो कॉमन पर्पस वो सर्व कर रहे हैं। ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग टू L.D. वाइट। नेक्स्ट ऑथर है हमारे C.I. बर्नेट। अकॉर्डिंग टू हिम कॉमन पर्पस, communication and willingness to serve are the 3 characteristics of organization. वर्नेट के अकॉर्डिंग कॉमन पर्पस, जिस गोल को अचीव करने के लिए हम कलेक्टिव एफर्ट्स डाल रहे हैं वो कॉमन गोल। सेकेंड इज लोगों के बीच में जो भी रिलेशन या कम्युनिकेशन है वो, और लास्ट जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी विलिंगनेस टू सर्व, मतलब उनकी इच्छा होनी चाहिए काम करने की, सर्व करने की, अदरवाइज वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम कॉमन पर्पस, कम्युनिकेशन एंड विलिंगनेस टू सर्व, these 3 are the characteristics of organization according to C.I. बर्नेट। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस मतलब किन बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, हमारे बेसिस क्या है। एक बुनियाद कहते हैं ना, एक बुनियाद क्या है हमारी जिस पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के बेसिस पे हम बना सकते हैं। फर्स्ट इज पर्पस, 4 तरीके के बेसिस पे हम बना सकते हैं। फर्स्ट इज पर्पस, सेकंड इज प्रोसेस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज पर्सन। यानी कि हमारे 4 P होते हैं बेसिस टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, देयर आर 4 P's टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू लूथर लेक। ठीक है, ये याद रखना है। जो फर्स्ट बेसिस है वो है पर्पस। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो पर्पस के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स जो पर्पस के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। पर्पस का सेकंड नेम है फंक्शन। ठीक है, इसको हम पर्पस या फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हमारे ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो फॉर्म हुए हैं पर्पस के बेसिस पर। अब इनके मेरिट्स क्या क्या हैं? मेरिट्स ऑफ द पर्पस प्रिंसिपल और फंक्शनल प्रिंसिपल्स। मेरिट्स हैं, इट गिव्स अ कोहेरेंट मिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या देते हैं? कोहेरेंट मिशन। कोहेरेंट मिशन का मतलब है एक सीधी रेखा में जब देखना, मतलब सीधा इनका जो एम है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे एम्स को लेके चल रहे हैं, इनका बिल्कुल सीधा और सरल होता है। कोहेरेंट का मतलब सीधा मिशन, बिल्कुल क्लियर है उनके माइंड में उन्हें करना क्या है। ठीक है, जैसे आर्मी में, डिफेंस में उनका मिशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स में जो पर्पस के बेसिस पे फॉर्म होते हैं उनमें ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। इसका मतलब उसमें हर इंडिविजुअल का काम प्रॉपरली डिफाइन होता है। कोई भी दो लोग सेम काम या सेम टाइप की चीज़ों को नहीं करते हैं, डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग नहीं होती है। सबको अपना सर्किल पता है, अपने अथॉरिटीज़ पता है, अपने काम पता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़। इनका काम होता है, ये जो फैसिलिटी देते हैं इनका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में डेवलप करना। कोऑर्डिनेशन तो होता ही है, जितने भी अभी 4 मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए उन सब में ही हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन होता है। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन ना हो तो शायद वो वर्क ही ना कर पाए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा डिफेंस सिस्टम, हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। इट इनेबल्स द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फेलियर। ठीक है, फिक्सेशन मतलब निर्धारण करते हैं किसका? फेलियर का। अगर मान लीजिए कोई फेलियर, कुछ भी फेल होता है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी ये प्रोविज़न है इनके उसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेलियर हो गया तो इस पे या उस पे डालेंगे। जो उनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेगी अगर कोई भी फेलियर होता है। इट इज़ ईजीली इंटेलिजिबल टू द कॉमन मैन। जो कॉमन मैन है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ईजीली समझ सकता है, उसके लिए आसान होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को समझना। जैसे कि डिफेंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, इन सबको हम ईजीली समझ सकते हैं कॉमन इंसान। ठीक है, नेक्स्ट है डीमेरिट्स। अब पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन के डीमेरिट्स क्या क्या हैं? इट नेग्लेक्ट्स दी सबऑर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क। मतलब कि जो अनइम्पॉर्टेंट काम होते हैं उनको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अपना ही काम करना पसंद करते हैं। इट इग्नोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, जो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए वो मोस्टली जो है पुरानी टेक्नोलॉजीज़ या पुराने तरीके से ही, ट्रेडिशनल तरीके से ही काम करना पसंद करते हैं। इट लीड्स टू डिपार्टमेंटलिज्म इन थिंकिंग। ठीक है, ऐसे जो पर्पसफुल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए उनका डिपार्टमेंट ही फॉरमोस्ट होता है।
ठीक है, उनके लिए पहले अपना डिपार्टमेंट है, फिर वो किसी और के बारे में सोचेंगे। इनफैक्ट वो अपने बारे में भी बाद में सोचते हैं, पहले अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसके 3 डिमेरिट्स। नेक्स्ट है कमिटीज़ हु रिकमेंडेड दीज प्रिंसिपल्स। कौन कौन सी कमिटीज़ हैं जिन्होंने इसे पास्ट में रिकमेंड किया था? सबसे पहले द हेल्डन कमेटी ऑफ ब्रिटेन, दे रिकमेंडेड दिस प्रिंसिपल इन 1918 to 1919. Okay, the second one is the first Hoover Commission of USA. They also recommended this principle to 1949 to 1950. Okay, and the last one is the Study Team of Administrative Reforms Commission of India. They also recommended this principle in 1966 to 1970. ठीक है, these are there are 3 committees who recommended this principle in past. Now the second one is process. There are some organizations who form on the basis of process. These departments are Space Department, Law Department, ओशियन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। तो प्रोसेस को हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल। ऐसे डिपार्टमेंट जो प्रैक्टिकल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली प्रोसेस बेसिस पे फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमारा स्पेस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये प्रैक्टिकली वर्क में इन्वॉल्व है। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। लॉ डिपार्टमेंट ये भी प्रैक्टिकल वर्क में है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि बस जो रूल्स बना दिए उसी पे चल रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट में भी रोज़ नए केसेस आते हैं, रोज़ नए डिसीजन लिए जाते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकल बेसिस पे है। ओशियन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रोसेस बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। अब इनके मेरिट्स क्या क्या हैं, यानी कि इनके एडवांटेज क्या क्या हैं? इट फैसिलिटेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इनका मतलब है ये ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़। जैसे स्पेस डिपार्टमेंट है तो वो स्पेस रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ देगा। ठीक है, तो उनका ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है कि वो रेलवेज़ की फैसिलिटीज़ दे रहा है या अदर इलेक्ट्रॉनिक या एविएशन वाली फैसिलिटीज़ दे रहा है। अगर वो स्पेस से रिलेटेड है तो वो स्पेस ही देगा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटीज़ ही देगा, मैकेनिकल नहीं देगा या इलेक्ट्रिकल नहीं देगा। तो ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। इट इंश्योर्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अप टू डेट टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, इनका नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, ये जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, उन पे वर्क करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है आपके पास, जो भी कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो अप टू डेट होती रहती हैं, लेटेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट सिक्योर इकोनॉमी ड्यू टू मैक्सिमम यूज़ ऑफ लेबर सेविंग मशीनरीज। ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो कि क्या करती है, लेबर सेविंग मशीनरीज के प्रोडक्शन के थ्रू ये इकोनॉमी को हेल्प करने में, इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इट इनकरेज कोऑर्डिनेशन इन द टेक्निकल वर्क। ये टेक्निकल वर्क में इनकरेज करते हैं, इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो टेक्निकल वर्क में इनकरेज करता है। यानी कि टेक्निकल प्रैक्टिकल जितने भी वर्क्स हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। इट इज़ कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ करियर सर्विस, और करियर सर्विस के लिए भी ये एक कंडक्टिव डेवलपमेंट है। इट ऑल्सो प्रोवाइड कंडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ करियर सर्विसेज, मतलब अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं? द ऑर्गेनाइजेशन हु फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस प्रिंसिपल्स।
अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रोसेस के बेसिस पे फॉर्म होते हैं। क्या है ऐसे डिसएडवांटेज? इट इज़ ऑफ लिमिटेड यूज़ एज इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज़। ठीक है, इनका जो यूज़ है वो लिमिटेड है। अब नॉन टेक्निकल जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द मीन देन टू द एंड। ये मीन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं एंड की बजाय। ठीक है, मतलब मीन का मतलब है जो बीच की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, एंड में क्या होगा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। इट डेवलप्स प्रोफेशनल एरोगेंस एंड लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोफेशनल एरोगेंस। अब जो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं इनको थोड़ा सा एरोगेंस होता है इस बात का कि हम तो लेटेस्ट हैं, हम अप टू डेट हैं। तो जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो उतने ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है या फिर उतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, तो उनके साथ इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। किस बात का? इनको एक घमंड रहता है कि हम तो अप टू डेटेड है, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो पीछे हैं, स्लो है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है ऐसे केसेस में। इट नेग्लेक्ट्स द सर्विस ऑफ द जनरलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो जनरलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसी सर्विस को ये नेग्लेक्ट करते हैं। इनका जो है स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्योंकि इनका काम जो है वो स्पेशलाइज्ड है, इसीलिए ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज पर्सन। पर्सन्स, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं जो पर्सन बेसिस पे फॉर्म होते हैं? रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट और वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड एक्सेट्रा और सो ऑन। ठीक है, तो जो भी डिपार्टमेंट जो कि मैनकाइंड के लिए काम कर रहा है, ऐसे डिपार्टमेंट जो हैं वो पर्सन यानी इंडिविजुअल के अंडर आते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट मेक वन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल नीड्स ऑफ अ ग्रुप। इसमें एक जो एजेंसी फॉर्म होती है वो एजेंसी अपने टारगेटेड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी ज़रूरतों के लिए। जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है, तो जितनी भी ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब जो है उस ट्राइबल एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया इसका। इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिशरीज। ठीक है, अब ये क्या फैसिलिटी देती है? ये कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरी। बेनिफिशरी क्या होगी? जो भी टारगेटेड पीपल होंगे उस पर्टिकुलर एजेंसी के। जैसे जो वुमेन वेलफेयर है तो उनके टारगेटेड जो बेनिफिशरीज वो क्या होंगे? वुमेन होंगी। तो उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना इन डिपार्टमेंट्स का काम है। नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टारगेट ग्रुप एंड द एजेंसी। ठीक है, अब इनका जो रिलेशनशिप होता है वो अपने टारगेट ग्रुप्स और एजेंसी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। जैसे जो वुमेन वेलफेयर है या फिर ट्राइबल वेलफेयर एजेंसीज़ हैं वो डेली बेसिस पे जाते हैं, उनके फीडबैक लेते हैं, तो उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज हो गया। इट इनेबल्स होलिस्टिक अप्रोच टू प्रॉब्लम। ये क्या करते हैं? इनकी जो अप्रोच होती है, इनका जो तरीका होता है काम करने का वो बहुत ही डिवाइन होता है, पवित्र होता है। ठीक है, मतलब जो इनकी मंशा होती है वो पवित्र होती है। ऐसा नहीं है किसी लालच या किसी और वजह से काम कर रहे हैं। इनका जो कहते हैं ना हमारी विलिंगनेस है, इनकी विलिंगनेस है पीपल को सर्व करना, इसीलिए ये ऐसे एजेंसी से जुड़े हुए हैं लोग। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ पीपल या क्लाइंटेल। क्लाइंटेल अनदर नाम है पीपल का।
पर्सन का, सॉरी, ठीक है। अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या है इसके डिसएडवांटेज? इट लीड्स टू द सर्टेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट्स एंड दस result in what the Helden Committee called Lilliputian administration, ठीक है। क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जैसे वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो अब वो हर जगह काम कर रहा है, पूरे इंडिया में काम कर रहा है, हर स्टेट में और हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। तो ये इनको सारी सर्विसेज देने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट फॉर्म करने पड़ेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तभी ये काम कर पाएंगे। तो जो हेल्डियन कमेटी है उन्होंने इनको नाम दिया है लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन। लिलीपुटियन मतलब लिलीपुट बोलते हैं हम छोटे व्यक्तित्व को, तो व्यक्ति को, तो लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन इसको नाम दिया गया है ड्यू टू स्मॉल डिपार्टमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट्स। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है? इट क्रिएट्स जुरिडिक्शनल डिस्प्यूट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से उनके बीच में कई बार मिसकम्युनिकेशन या फिर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शन करेक्टर। इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शन करेक्टर। अब इसका जो कई बार वॉयलेशन भी कर देते हैं ये लोग प्रिंसिपल्स का, जो स्पेशलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हैं और ह्यूमन हैं ऑलरेडी, जो इस डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो भी ह्यूमन ही होंगे। और कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए ट्राइब्स के लिए, वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जो कि आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं, लेकिन आपको लग रहा है अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इन लोगों के लिए बेनिफिट देगा, तो कई बार हम वो वॉयलेट कर जाते हैं। उसके पीछे जो वो होती है, कॉन्शियस होता है, वो अच्छा होता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन फिर भी हम इसे कर देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन और आर पीपल्स, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड है, इट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन वुलनरेबल टू इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। और कई बार क्या होता है कि जो लोकल ग्रुप्स होते हैं या पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, उनका प्रेशर भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सहना पड़ता है, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे एरियाज़ में डेवलपमेंट हो या फिर वुमेन्स के लिए कोई आवाज़ उठाए, या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे कई बार हमले हो जाते हैं, तो ये जो है ये भी इनको सहना पड़ता है ऐसे प्रेशर ग्रुप्स का, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। द नेक्स्ट इज प्लेस। अब कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लेस बेसिस पे बने हुए हैं, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट, टेरिटोरियल डिवीजन्स, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और जोनल ऑफिसेज ऑफ रेलवेज। अब प्लेस बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है बने होते हैं वो पर्टिकुलरली उस प्लेस के लिए बने होते हैं, ठीक है। जैसे टेरिटोरियल डिपार्टमेंट है, तो जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया की वो स्पेशली उनके लिए बना है, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बना है। तो जो मेन रीज़न है उनको फॉर्म करने का वो प्लेस है, वो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो उस स्पेसिफिक एरिया में ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज हुआ। इट अलाउज द एडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसीज टू नीड्स ऑफ एरिया कंसर्न। ये क्या करते हैं, जो भी नेशनल पॉलिसीज़ हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ सुटेबल इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज़। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जनरली, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जनरली कब फॉर्म होते हैं? ऐसी प्लेसेस के लिए फॉर्म होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे है और जहाँ से कम्युनिकेशन करना डिफ़िकल्ट है, ठीक है।
तो ऐसे ही प्लेसेस के लिए डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए जाते हैं इस टाइप के। इट सिक्योर्स इकोनॉमी ड्यू टू रिडक्शन इन ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट। ये इकोनॉमी को सेव करते हैं। कैसे करते हैं? अब डिपार्टमेंट है तो उसने पूरा एक सिस्टम फॉर्म किया होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी बनी होगी जो कि उसके सारे काम कंडक्ट कर रही है, देख रही है, मॉनिटर कर रही है। तो उस केसेस में आपको बार बार ट्रैवल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कॉस्ट नहीं लगानी है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, इकोनॉमी सेव कर दी है बिकॉज एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग कॉस्ट और कम्युनिकेशन कॉस्ट हमें नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेस प्रिंसिपल। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इट टर्न्स काउंटर टू यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज। कई बार नेशनल पॉलिसीज का विरोध होता है। ठीक है, विरोध क्यों होता है? क्योंकि नेशनल पॉलिसीज़ जो है वो मेन जो उनके सिटीज़ हैं या मेन पीपल हैं उनके लिए बनाई जाती हैं, और जो टेरिटरीज़ हैं या फिर जो ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत दूर हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, उन पे जब वो लागू करते हैं तो वो फिट नहीं बैठती हैं। तो ऐसे टाइम में कई बार वो विरोध होने लगता है, उसका काउंटर करने लगते हैं लोग वहाँ के नेशनल पॉलिसीज़ का। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इट फॉस्टर्स लोकलिज्म एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल आउटलुक एंड सॉलिडिटी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं ऐसे, कई बार ऐसे लोकलिज्म को जन्म दे देते हैं जो कि जिसकी कॉस्ट क्या होती है, नेशनल आउटलुक। मतलब जो एक बड़ा कहते हैं ना पूरे देश के बारे में सोचना, उसके अलावा उसकी जगह ये लोकलिज्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, जन्म देता है। ठीक है, क्योंकि जिस प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ अलग है, वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम्स अलग हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो कई बार वो जिस नेशन से जुड़े हुए हैं उसी के ही अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है, इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू मल्टी फंक्शन करेक्टर। ये सेम वही है जो अभी हमने नेक्स्ट पहला वाला पर्सन वाला पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पे चीज़ें पता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको नहीं पता वहाँ पे क्या 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 चल रहा है। तो कई बार क्या करते हैं, वो पॉलिसीज़ के जो डिपार्टमेंट्स हैं पॉलिसीज़ का वायलेशन करके वहाँ के लोगों की हेल्प करते हैं या फिर उनके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं, प्रिंसिपल्स को वायलेट करके। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। The last one is it makes organization vulnerable to improper influence of regional interest and pressure groups. Again, वहाँ के जो रीजनल ग्रुप हैं या लोकल ग्रुप्स हैं उनका प्रेशर ऐसे डिपार्टमेंट को सहना पड़ता है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हायरार्की, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम हायरार्की पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।